जी हाँ दोस्तों, कथावाचक कांड पर साजिश हुई, बेनकाब हिल जाएंगे जानकर आप। क्या तार जुड़ रहे हैं योगी तक? बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के इटावा में कथावाचकों के साथ में जो कुछ हुआ उसने देश और प्रदेश की राजनीति को किस तौर पर बदल दिया है। आखिर ब्राह्मण और यादवों के बीच में सीधे सीधे टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई या किसी ने उत्पन्न कराई? आखिर 2027 के विधानसभा चुनाव में इसका राजनीतिक फायदा बीजेपी को कितना मिलेगा? 2024 के लोकसभा चुनाव में अर्श से फर्श पर गिरी भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या ये रणनीति या फिर ये स्थिति लाभदायक साबित होने जा रही है? लेकिन इन सब के तार क्या वाकई बीजेपी और वाकई योगी से जुड़ रहे हैं? क्या वाकई ये बड़ी खतरनाक साजिश है? विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, पहली नजर में इटावा प्रकरण को आपने जब देखा और जाना होगा तो आपको बेइंतहा गुस्सा आया होगा। धार्मिक ग्रंथ और धार्मिक ग्रंथों में जो बातें लिखी गई हैं कि आखिर कथा कौन सुना सकता है, वो एक अलग पहलू है। मगर उस कारण जिस तरीके से उस शख्स के ऊपर, उस यादव कथावाचक के ऊपर पेशाब छिड़का गया, उसके दशकों की चोटी काटी गई, हर कोई सन्न रह गया। उत्तर प्रदेश के इटावा में यादव कथावाचकों के साथ में मारपीट करना, 2 दशक से रखे गई चोटी को काटना, पेशाब छिड़कना जैसी घटना ने तो पूरे देश की निगाहें अपनी तरफ खींची। मगर सबसे खास बात जो सामने आई वो ये कि इस घटना के पीछे 2027 के चुनाव की बिसात है। दोस्तों, चौंक जाएंगे आप अंदर की खबर जान करके, क्योंकि कहा ऐसा जा रहा है कि ये सब एक साजिश के तहत हुआ। यूपी में बीजेपी की गिरती साख, 2024 के लोकसभा चुनाव बीजेपी में जिस तरीके से लुटिया डूबी, अखिलेश के पीडीए यानी कि दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और उसमें अखिलेश जैसा कि जोड़ते हैं अगड़ा, इस कॉम्बिनेशन ने जिस तरह संघ और बीजेपी की नींदें उड़ाई, ऐसे में यह घटना सियासी तौर पर नफा नुकसान के गणित का एक कंप्लीट पैकेज है दोस्तों। और वो भी इटावा जैसे उस इलाके में जहां पर मुलायम सिंह की कोशिशों से न सिर्फ यादव मुसलमान पिछड़ा बल्कि सवर्ण जाति भी सपा के साथ में आए और इस बीच और तेजी से आ रहे थे। ऐसे में इस घटना के जरिए ब्राह्मण बनाम यादव कराकर इंडिया गठबंधन खास तौर पर सपा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश के तौर पर इसे राजनीतिक पंडित देख रहे हैं। कैसे, आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, सामान्य तौर पर देश में बहुत से ऐसे संत और कथावाचक हैं जो दलित और ओबीसी समुदाय से हैं, पर उनके साथ ऐसी घटनाएं कभी नहीं हुई जैसा उत्तर प्रदेश के इटावा में हुआ। इसलिए सीधे सीधे ये बात गले से नहीं उतरती कि कथावाचक की जाति के चलते उसके साथ ये घटना हुई। हालांकि इस घटना के पीछे कुछ और कारण सामने आए, पर जब तक मामले की जांच पूरी नहीं हो जाए कुछ भी कहा नहीं जा सकता। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों से पिछले कुछ वर्षों में ऐसी खबरें लगातार आई जिनसे ये लगातार ये लगता है कि ब्राह्मण और यादवों के बीच में इन दोनों को लड़ाने की कोशिश हो रही है। इसके साथ ही पिछले 8 वर्षों में लगातार ये नैरेटिव बनाने की कोशिश चल रही कि कैसे योगी आदित्यनाथ सरकार के आने के बाद में उत्तर प्रदेश में ठाकुरों का वर्चस्व हुआ और ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा। दूसरी तरफ इटावा की घटना के सहारे नैरेटिव बनाया जा रहा कि ब्राह्मण दूसरी जातियों का दमन कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के यूपी की राजनीति के एपिसेंटर में आज ब्राह्मण ही है। एक तरफ ब्राह्मणों के हाथ से सत्ता दूर होती जा रही तो दूसरी तरफ उनके वोट के लिए राजनीतिक दलों के बीच में संघर्ष तेज है। 25 जून की इटावा जिले की ओहरीपुर क्षेत्र में जिस तरीके से गंभीर घटना हुई, यादव समुदाय के कथावाचक के साथ मारपीट हुई, स्थानीय ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने जिस अंदाज में जो कुछ किया, पेशाब तक छिड़का गया उस कथावाचक बुजुर्ग शख्स के ऊपर में। कहा जा रहा कि ब्राह्मणों को यह नागवार गुजरा कि गैर ब्राह्मण जो कि यादव कथावाचन कर रहा था, कथावाचक का सिर आपने देखा मुड़वाया गया, आधा उसकी नाक जमीन पर रगड़वाई गई, माफी मांगने को मजबूर किया गया। इतना सब होने के बाद यादव कथावाचक से बदसलूकी के मामले में आहिर रेजिमेंट के लोग भारी संख्या में दादरपुर गांव पहुंचे, कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो भीड़ ने पथराव किया, जिसके चलते पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा। कुल मिलाकर के ऐसी स्थिति बन गई जो ब्राह्मणों और यादवों के बीच में नफरत के बीज बोने का काम कर गई या कर सकती है। इसको समझिए।
दरअसल अहिरपुर की घटना का कारण जाति ही नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में ब्राह्मणों की इतनी हैसियत नहीं रही कि वो किसी यादव का सिर मुड़वा करके उसकी नाक जमीन पर रगड़वाएं। ये बात फैक्ट है। इसके कई कारण हैं दोस्तों। पहला कि अहिरपुर की घटना का कारण जाति नहीं हो सकती। उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में ब्राह्मणों की यह हैसियत नहीं रही कि वो किसी यादव का सिर मुड़वा करके उसकी नाक जमीन पर रगड़वा सकें, वो भी जाति के नाम पर। इसके पीछे दो तरफा कारण है। एक तो ब्राह्मण इतने ताकतवर नहीं है, दूसरे ये कि यादव समाज प्रदेश में सामंत बन चुका है, जो समाजवादी पार्टी के सत्ता में ना होने के बावजूद भी हैसियत में है। इसका उदाहरण आप अपने शहर में देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के किसी भी शहर में जितनी गाड़ियां बीजेपी की झंडे वाली मिल जाएंगी, उससे ज्यादा समाजवादी पार्टी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सरकार बीजेपी की है, पर ब्लैक शीशे वाली ज्यादातर कारें समाजवादी पार्टी के झंडे लगे वाली दिखती हैं। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि उत्तर प्रदेश में सरकार भले ही बीजेपी की है, पर समाजवादी पार्टी के लोगों में उस तौर पर वैसा डर दिखता नहीं। ठीक इसके उलट, जब समाजवादी पार्टी की सरकार प्रदेश में होगी, बीजेपी के झंडे लगे गाड़ियां दिखने को तो आप तरस जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के स्वागत में जितनी कारों की भीड़ इकट्ठा होती है, बीजेपी जब विपक्ष में होती है, उसके किसी भी नेता की अगवानी में गिनती की भी कारें नहीं दिखती। दरअसल ये बीजेपी और समाजवादी पार्टी के चरित्र का डिफरेंस है। पूरे प्रदेश में आज बीजेपी का राज जरूर है, पर इकोसिस्टम पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। पुलिस आज की तारीख में किसी मुस्लिम या यादव अपराधी को पकड़ने के पहले 10 बार सोचती है, ऐसा कहा जाता है। उसे पता होता है कि ऐसा करने पर थाना घेरा जाएगा, थाने पर पथराव हो सकता है। जबकि किसी दूसरी जाति के अपराधी का एनकाउंटर भी हो जाए तो कोई पूछने वाला नहीं। हालांकि एनकाउंटर में अगर आप तादाद निकालें तो इसी जातियों की ज्यादा मिलेगी, इसी समुदाय की। ब्राह्मण बहुल वाले इलाके जैसे कि गोरखपुर, देवरिया, इन जगहों पर किसी यादव के साथ में इस तरीके की हरकत करने की हैसियत ब्राह्मणों के पास में नहीं है। देवरिया में पिछले साल एक ब्राह्मण परिवार के 5 सदस्यों को यादव जाति के लोगों ने लिंच कर दिया, जबकि प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं थी। लिंचिंग के बाद भी सोशल मीडिया एक्सपर्ट ट्रेंड प्रेम यादव ही करता रहा। यह प्रेम यादव ही था जिसकी हत्या के बाद में एक परिवार के 5 ब्राह्मणों को मार दिया गया था। दरअसल सामाजिक विकास में ब्राह्मण गांव की राजनीति से आगे निकलकर अपने रोजी रोटी और तरक्की पर कुछ ज्यादा ही फोकस हो गए। ब्राह्मणों के बच्चों के पास गांव में खाली बैठकर राजनीति करने, आरोप प्रत्यारोप करने के लिए समय नहीं। इसके ठीक उलट यादव अभी विकास क्रम में ब्राह्मणों से पीछे हैं, बहुत पीछे। उनके लिए भी बहुत कुछ गांव की राजनीति है। यही वजह है कि कथावाचकों के समर्थन में जिस अंदाज में अहिर रेजिमेंट और यादव संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ता बकेवर थाने के बाहर इकट्ठा हुए, विरोध किया, पथराव किया, जिस अंदाज में जो कुछ किया, वो दिखता है और दिखाता है कि विपक्ष में होने के बावजूद भी कैसे यादव समुदाय अभी भी उतना ताकतवर है। यूपी में ब्राह्मण वोटों की राजनीति हमेशा से महत्वपूर्ण रही है। ब्राह्मण मतदाता करीब 8 से 12% हैं, जो लगभग 60 से 115 विधानसभा सीटों पर निर्णायक प्रभाव डालते हैं। इसके साथ ही राजनीतिक रूप में भी सबसे अधिक जागरूक ब्राह्मण समुदाय ही रहा है। पर आज की तारीख में लगातार प्रदेश की राजनीति में हाशिए पर है। कभी प्रदेश की राजनीति में सबसे अधिक ताकतवर यही समुदाय थे। पिछले कुछ वर्षों में विशेष रूप से 2020 से 25 के बीच ब्राह्मण वोटों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों ने रणनीतियां अपनाई, जिससे जातिगत ध्रुवीकरण, सामाजिक तनाव के नए आयाम सामने आए। ब्राह्मण यूपी में सवर्ण जातियों का प्रमुख हिस्सा हैं और परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी के समर्थक रहे हैं। अखिलेश यादव समझते हैं कि बिना ब्राह्मणों को साथ लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिर से ताकतवर नहीं हो सकते। 2017 में योगी आदित्यनाथ लगातार ऐसे नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करते गए कि यूपी सरकार ब्राह्मण विरोधी है। विकास दुबे एनकाउंटर के बाद करीब सभी पार्टियों ने उत्तर प्रदेश में सरकार को ब्राह्मण विरोधी बताया। और ऐसे में जहां पर अखिलेश यादव इस बात को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं कि साहब जो जातीय कॉम्बिनेशन है, और इसीलिए अखिलेश के पीडीए में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के साथ में वो अगड़ा भी जोड़ते हैं। जाहिर तौर पर जो विरासत मुलायम सिंह यादव ने दी अखिलेश यादव को, और उसमें अखिलेश यादव जो प्लस करते जा रहे हैं, उससे बीजेपी चिंतित दिख रही है। इसीलिए बीजेपी हो या बीजेपी के सहयोगी दल, ओम प्रकाश राजभर जैसे लोग जिनकी अपनी कोई राजनीतिक हैसियत तक नहीं बची, वो भी ये कहते हैं
कि यादव ने ब्राह्मणों को नुकसान पहुंचाया है। अब ऐसे में ब्राह्मण बनाम यादव करके बीजेपी दरअसल अपना राजनीतिक माइलेज लेने की कोशिश करती है। और तीसरा, समाजवादी पार्टी और ब्राह्मण सपा ने 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले ब्राह्मण वोटों को आकर्षित करने के लिए कई कदम उठाए, पर शायद ही इसका उसे कोई फायदा मिला। अखिलेश यादव ने परशुराम मूर्तियों की स्थापना, ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन किया, पर उसका लाभ नहीं उठा सके। 24 के लोकसभा चुनाव में सपा के 37 सीटों की जीत में गैर यादव, ओबीसी, दलित और कुछ ब्राह्मण वोटों की भूमिका निश्चित तौर पर रही। यही खटक रहा है संघ को और बीजेपी को। दोस्तों, 2022 के विधानसभा चुनाव में 52 ब्राह्मण विधायकों में से 46 बीजेपी से थे, जो बताता है कि ब्राह्मण वोटों को और उसका बड़ा हिस्सा अभी भी बीजेपी के साथ है। योगी सरकार पर ठाकुरवाद के आरोप के बावजूद समाजवादी पार्टी के साथ में ब्राह्मणों की वैसी तादाद नहीं देखी। अखिलेश यादव को लोकसभा चुनाव में मिली बढ़त के बाद ऐसा लगता है बीजेपी से वो कुछ परसेंट ब्राह्मणों को भी तोड़ लिए तो यूपी में खेल कर देंगे। कौशाम्बी रेप केस में अति पिछड़े समाज की पीड़िता के बजाय अखिलेश यादव ने जिस तरह आरोपी ब्राह्मण परिवार का समर्थन किया, उसे यही लगता। जाहिर तौर पर ये ऐसी कड़ियां हैं, ये ऐसे बिंदु हैं जिनके आधार पर बीजेपी को एक डर सा लग रहा है। जिस अंदाज में, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव अपने पीडीओ को विस्तार जिस तरीके से देते हुए दिखे हैं, और ऐसी स्थिति में जिस तरीके से उनसे ब्राह्मण जुड़ते हुए दिख रहे हैं, और ये रिपोर्ट, इंटरनल रिपोर्ट जो कि उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से कराई गई, उसमें ये बातें सामने आती हुई दिखी। ऐसे में घबराहट का होना बहुत ही स्वाभाविक है। योगी आदित्यनाथ पर ब्राह्मण विरोधी होने का टाइटल तमगा 2017 से ही लगता रहा है। जाहिर तौर पर ऐसे में योगी आदित्यनाथ एक तरफ अपनी सजातियों को क्षत्रिय करणी सेना को खुली छूट देकर के दलित सांसद के खिलाफ में हल्ला बोल का अगर मौका देते हैं, ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि अगर योगी आदित्यनाथ चाहें तो किसी क्षत्रिय करणी सेना की औकात नहीं कि सड़कों पर हथियार लहरा दे। अगर योगी आदित्यनाथ चाहें तो फिर इस अंदाज में जो आप रौद्र रूप देखते हैं कई बार सड़कों पर खुलेआम, हैसियत नहीं है। इसका मतलब यह है, राजनीतिक जानकार बताते हैं कि इसमें योगी महाराज की मंशा या फिर उनकी चुप्पी होती है। अब ऐसे में जिस तरीके से देवरिया कांड देखने को मिला, साफ है अगर ब्राह्मण बनाम यादव संघर्ष बढ़ा तो इसमें अखिलेश यादव को सिर्फ नुकसान होने वाला, क्योंकि इस तरह के संघर्ष में ब्राह्मणों के मन में ये बात जरूर आएगी कि अभी तो समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं है, अभी ये हाल है, अगर बीजेपी की सरकार नहीं रही तो हमारा क्या होगा। इसीलिए दोस्तों मैंने शुरू में लिखा कि एक बड़ी खौफनाक साजिश या राजनीतिक रणनीति जिसके तार बीजेपी से जुड़ते हुए दिख रहे हैं। आपकी क्या राय? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।